एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के विकास में, लिखो, प्राचीन भारत के विकास में भौगोलिक कारकों की भूमिका पर चर्चा करें। भौगोलिक कारकों की भूमिका पर चर्चा करें। क्लियर? अब सवाल है इसको हमें लिखना कैसे है, इसको रिवीजन कैसे करना, और एक नया मेथड मैंने डेवलप किया है, लेआउट मेथड। ठीक है, लेआउट मेथड, ये एक नया इनोवेशन है जिसको मैंने गुरुकुल के स्टूडेंट से वादा किया था कि अब इस मेथड के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो इसको लिखो लेआउट मेथड, यानी स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब इस लेआउट के माध्यम से हम देखेंगे कि हम आंसर राइटिंग और रिवीजन दोनों कैसे कर सकते हैं। रेडी हो? चलो रेडी हो जाओ पेन और पेपर के साथ। अब इस आंसर को लिखना है, तो इस आंसर को लिखने के लिए तरीका क्या होगा? आज एक बहुत पावरफुल मेथड सिखा रहा हूं, लेआउट मेथड। ये आंसर राइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, लेआउट मेथड। चलिए, तो गुरुकुल के स्टूडेंट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, आप लोग भी थोड़ा सीखिए। तो लेआउट ये कहता है कि एक्चुअली में मुझे आंसर किस फ्रेम के अंदर डालना है। मैं आपको एक चीज सिखाने जा रहा हूं ताकि जब मैं डिबेट करूं तो आप उस डिबेट को लिखना सीखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जब ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, ध्यान से सुनिए। तो की फैक्टर हमें देखना है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये कहता है कि ज्योग्राफिकल फैक्टर का जो भूमिका है प्राचीन भारत के विकास में, उस पर करिए। तो कीवर्ड जो होगा, सबसे पहले हम शुरू करेंगे एक्चुअली ज्योग्राफिकल फैक्टर होता क्या है और इसका प्राचीन भारत के विकास से क्या संबंध है। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको, राइट। तो अब जरा देखें, ज्योग्राफिकल फैक्टर इन एंशिएंट इंडिया। अब इसका इंट्रोडक्शन आपको देखना है कि प्राचीन भारत के विकास में भूगोल की क्या भूमिका रही है। तो इस आंसर को अटेम्प्ट कैसे करेंगे, धीरे धीरे मैं आपको सिखाता जाऊंगा इसके बारे में, राइट। धीरे धीरे मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखना है डिफिनीशन ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर। कितने लोगों ने लिखा? चलो जल्दी जल्दी लेआउट बनाओ, चलो शाबाश, जल्दी जल्दी बताओ कि इस आंसर में क्या क्या तुम रखोगे। तुम्हें लेआउट मेथड, इतना पावरफुल मेथड बता दे रहा हूं कि तुम्हारे टीचर ने जो क्लास में बताया घर आके रिवीजन कर लोगे, मेमोरी बढ़ जाएगी और आंसर राइटिंग तो तुम्हारी इतनी सटीक होने जा रही है, इतना प्रिसाइज होने जा रहा है। अब तुम्हें अपना आंसर ही किसी को नहीं दिखाना है, तुम्हें मैं ये लेआउट देता जाऊंगा और क्लास अच्छी लगे तो मुझे बताना कि सर इस क्लास को कंटिन्यू करें, कि अगर आप गंभीरता के साथ, नियम के साथ अगर आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। मैं तब हतोत्साहित होता हूं कि जब मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूं और आप बाजार के वो जो सड़े हुए नोट्स, पुरानी तरह की किताबें और वो वही लिखिए प्रसंग, व्याख्या, उपसंहार, उसमें जब आप फंसे रह जाते हैं तब हम हतोत्साहित हो जाते हैं कि यूपीएससी बदलाव के साथ जा रहा है, यूपीएससी नई नई चीजें ढूंढ रहा है और आप वहीं आज से 10 साल पुराने पैटर्न पे टिके हुए। उसके बाद आप सबसे कंप्लेन करते हैं, भाई साहब हिंदी मीडियम का रिजल्ट नहीं आ रहा है, पहली बार में सिलेक्शन नहीं होता, मैं गांव से हूं, मैं गरीब हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप चारों तरफ जो है नगाड़ा बजाते रहते हैं, आप अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि आपसे गलती क्या हो रही है। यूपीएससी बहुत तेजी से बदलती हुई संस्था है, क्योंकि पूरे दुनिया की जो पॉलिटिक्स है, पूरे दुनिया की जो रिक्वायरमेंट बदल रही है, तो उस तरह के ऑफिसर होने चाहिए। और आप अभी बिल्कुल पुरानी सोच के साथ बैठे और पूरी दुनिया को आप ब्लेम करते रहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले इसमें मुझे क्या लिखना होगा, डिफिनीशन ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर, यानी कि ज्योग्राफिकल फैक्टर किसे कहते हैं। ध्यान से देखो, आप आंसर में सबसे पहले ज्योग्राफिकल फैक्टर को डिफाइन करोगे जो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हो, यानी भौगोलिक कारकों की परिभाषा क्या होगी। तो इस तरह के नोट्स में आपको दिखाता रहूंगा, ये LWMI नोट्स हैं, लेस वर्ड मोर इन्फॉर्मेशन। मेरा कोई स्टूडेंट होगा, मुझे देगा, उसको पता है कि मैं इसी फॉर्मेट में पढ़ाता हूं, नोट्स इसी फॉर्मेट में बनाता हूं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर के डिफिनीशन में आप क्या लिखोगे, सबसे पहली बात है भूगोल में जो हमें मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल फीचर्स, यानी हमें प्रकृति, भूगोल में क्या है, भूगोल प्रकृति की व्याख्या है, नेचर की व्याख्या है। तो
प्राकृतिक फीचर कौन कौन से हैं एक्सप्लेन करेंगे हम। तो इसमें भूगोल में क्या आ जाता है, उच्चावच, जैसे हिमालय। तो हिमालय एक हमारे लिए नेचुरल बैरियर बना रहा, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि एक प्राकृतिक बैरियर बना रहा, लेकिन वहां क्या है, हिमालय जो है कई जगह जैसे पीर पंजाल रेंज के आसपास, कराकोरम दर्रे के आसपास दर्रे बने हुए हैं, यानी कटा फटा है। इन्हीं दर्रों से आक्रांता जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया या विदेशी लोग जो हैं, इन्हीं दर्रों के माध्यम से भारत में प्रवेश करते हैं। लेकिन इन्हीं दर्रों के माध्यम से हमने लंबे समय तक पूरे विश्व के साथ व्यापार भी किया। तो जो टेरेन है यानी उच्चावच जो है भूगोल में, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा जलवायु, भारत की जलवायु जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भारत में अभी कल ही हमारी ये डिस्कशन हुई, अगर आपने क्लास सुनी होगी या आपको जाके देखनी चाहिए, तो वहां पर मैंने एक डिस्कशन किया था कैसे अंग्रेजों ने हमें बर्बाद किया, कैसे अंग्रेजों ने हमारा इतिहास बदल के रख दिया और क्यों हम इस संस्कृति के नेटिव लोग हैं। कल अगर आप लोगों ने देखा होगा इतिहास की साजिशों में बड़ी जबरदस्त क्लास हुई, जिसने नहीं देखा वो जाके देखे, उसको समझ में आएगा कि हमें हमारा इतिहास ही गलत पढ़ाया जा रहा है और हम इस संसार के सबसे श्रेष्ठ लोग हैं। लेकिन हमारा इतिहास कैसे बदला गया और क्यों बदला गया, क्यों यूरोपियन की मजबूरी हो गई थी, अगर हम श्रेष्ठ बने रहते तो हम पे कभी कब्जा ही नहीं कर पाते, हमारा मालिक ही नहीं बनते वो। आज हम उनके पीछे जो चाटुकारिता करते घूम रहे वो नहीं घूमते, जबकि वो हमारे पीछे घूमते। और वो उन्होंने शुरुआत में कहा भी, कल आपको मैंने दिखाया था, राइट। तो ये जो इंपॉर्टेंट था कि कल आपको मैंने समझाया था कि कैसे संस्कृति उस जलवायु से निकलती है और इन्हीं संस्कृतियों के विकास को इतिहास कहते हैं। बड़े ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। और सवाल है कि अवेलेबल रिसोर्सेज, कई बार क्लास में डिस्कस, हमने पूरी दुनिया पे आक्रमण क्यों नहीं किया। कारण है कि हमारे पास एबेंडेंट रिसोर्स था, हमारी नदियां, हमारे पास मिट्टी, हमारे पास हर तरह की जलवायु, वन संपदा, फ्लोरा फौना, सब कुछ हमारे पास था। हमें जरूरत क्या है किसी पे आक्रमण करने की। और क्यों हम पर आक्रमण हुए, क्योंकि पूरी दुनिया का जो संसाधन है वो हम लेके बैठे। यहां तक कि कल मैंने आपको क्लास में बताया था कि भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती। मेंस का क्वेश्चन है, व्हाई इंडिया इज नोन एज सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि एक उपमहाद्वीप के सारे फीचर किसके पास है, हमारे पास बैठे हुए हैं, राइट। अब सवाल है कि भूगोल की जो ये विविधता, अब आप क्या लिखोगे आंसर में, मैं आपको लेआउट बता रहा हूं, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेवेंस टू द एंशिएंट इंडिया, यानी जो ये भूगोल है इसका प्राचीन भारत से क्या संबंध है। भूगोल का प्राचीन भारत, अब आप कैसे लिखोगे आंसर, भूगोल का प्राचीन भारत से क्या संबंध है। तो सवाल है व्हाई इट मैटर्स, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, नंबर वन, ठीक है। और दूसरा, इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, यानी इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जैसे दर्रों के माध्यम से विदेशी आक्रांता आए, हमने व्यापार किया, ठीक है। इसी तरह से अलग अलग आप देखेंगे कि जब आक्रांता आते थे, आपने सुना होगा सोमनाथ मंदिर पर जो है वो 17 बार आक्रमण हुआ, तो उधर ही रूट पे वो क्यों गए। आपने देखा होगा आगे चलकर जितनी लड़ाइयां हुई पानीपत में हुई, तो वो पानीपत ही क्यों आए, पानीपत सिंड्रोम क्या था। तो आप ये सारी चीजें ध्यान देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, अगला जो इसका पॉइंट निकल कर आएगा कि जो यहां पे हमने बात की कि आखिर भूगोल ये हुआ, यानी भौगोलिक कारक आपने बताया कि टेरेन है, क्लाइमेट है और जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तो अब इसका इतिहास पर क्या प्रभाव, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स इन हिस्ट्री, यानी कि भूगोल, भौगोलिक कारकों का इतिहास पर क्या प्रभाव है, क्या उसका महत्व है। चलिए देखते हैं। तो अब आप कैसे आंसर लिखोगे, तो सबसे बड़ी बात है इंपैक्ट ऑफ ऑन सेटलमेंट पैटर्न, यानी अधिवास। तो लोग कहां आकर बसने लगे, तो आपने देखा जहां नदियां ढेर सारा अपनी मिट्टी बिछा रही थी, प्लेन था, उपजाऊ जमीन थी, लोगों ने वहीं पर बसना। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के आसपास आकर बसने लगी, जिसको पहले अगर अंग्रेजों ने यह नाम चेंज किया, मैं जब इसको पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा, ये सिंधु सरस्वती सभ्यता थी। तो उस नदी के जो क्षेत्र में वो जाकर वो उन्होंने बसाव करना शुरू किया और धीरे धीरे वो भारत के मैदानों की तरफ पसरने लगे। तो जो सेटलमेंट होता है यानी अधिवास, मनुष्य रहता कहां है, वो भूगोल तय करता है। अगर बहुत कठिन क्लाइमेट है तो आप वहां नहीं रहेंगे, राइट। नेक्स्ट वन, चाहे सेटलमेंट दो तरह के हों, चाहे वो अर्बनाइजेशन हो यानी शहरी सभ्यता, शहरी बसाव, या ग्रामीण बसाव, राइट। चलिए नेक्स्ट वन, इन्फ्लुएंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, प्राचीन समय में जो कृषि का वो प्रभाव आया उस पर इसकी क्या भूमिका। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर नदी है तो मिट्टी और पानी दोनों वहां होगा। तो नदी किस रूप में है, अगर वहां जलोढ़ मिट्टी बन रही है, नदी की उपलब्धता है, तो कृषि वहां पर प्रॉस्परस होगी,
किस तरह की जलवायु है, चाहे वो मोटे अनाज हो, धान हो, गेहूं हो, किस तरह की जलवायु है उसके हिसाब से एग्रीकल्चर पर प्रभाव पड़ेगा। तो वो समाज एग्रीकल्चर सोसाइटी होगा, किस तरह का एग्रीकल्चर होगा। अगर मान लो वहां पर दक्कन ट्रैप के आसपास का हिस्सा, भूगोल में क्या हुआ, काली मिट्टी का इलाका, तो वहां पर क्या होगा, तंबाकू और कपास की फसल होगी। तो उसके आसपास के क्षेत्रों में किस तरह के उद्योग पनपेंगे, कपास से संबंधित उद्योग पनपेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एग्री प्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस में भूगोल तय करता है कि कौन सी फसलें बोएंगे, क्रॉप सिलेक्शन। दूसरा, सिंचाई कितनी अच्छी उपलब्ध होगी। मान लीजिए आसपास बहुत ही नम क्षेत्र है, पानी है, तो गन्ने की भी खेती संभव है, राइट। उस क्षेत्र में क्या होगा, गुड़ का उत्पादन होगा, मिठास का उत्पादन होगा। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार की फसलें चुनी जाएंगी और किस प्रकार की सिंचाई व्यवस्था होगी, यह भूगोल ही तय करता है। जैसे साउथ इंडिया गए, तो साउथ इंडिया में हम गए तो वहां पे क्या है, बहुत कठोर जमीन है, पानी नीचे की तरफ क्षमता नहीं है। तो उसमें क्या हुआ, वहां पर जो सिंचाई हुई, अगर आप देखेंगे तो प्राचीन समय में वहां पर तालाबों के माध्यम से सिंचाई होती, पॉन्ड्स के माध्यम से। जब आप चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो जो चोलास थे, उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए और इन तालाबों से सिंचाई करने के लिए जबरदस्त व्यवस्थाओं का निर्माण कराया था, ताकि शासन में क्या हुआ, जो है सिंचाई प्रॉस्परस हो सके, खेती प्रॉस्परस हो सके। सबसे मुख्य व्यवसाय वही था। पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में मेरे साथ, चोल साम्राज्य की सिंचाई व्यवस्था पढ़ाया था। नेक्स्ट वन, रोल इन ट्रेड रूट्स। भूगोल हमें रास्ते बताता है। जैसे जब इन दर्रों के माध्यम से अभी जब चर्चा हुई, तो हिमालय के बीच में जो पासेज हैं, चाहे वो नाथुला हो, शिपकीला हो, ठीक है, काराकोरम हो, ये जो पासेज हैं, या अगर हम सह्याद्री यानी कि हम वेस्टर्न घाट की तरफ जाएं तो वहां पे भी चाहे पाल घाट, भोर घाट, ये जो हमारे दर्रे हैं, जो पहाड़ों के बीच में गैप होता है, उनके माध्यम से जो व्यवसाय किया जाता था वो यहां पे बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कैसा लगा तुम लोगों को अभी ये? तो आपको आंसर में ये पॉइंट्स रखने। तो रोल इन ट्रेड रूट्स क्या, तो इंपॉर्टेंस ऑफ रूट्स, जैसे सिल्क रूट था, तो जैसे नाथुला, शिपकीला, चीन के साथ आज हम बातचीत करके उसको खोलने की बात कर रहे हैं, काराकोरम दर्रे की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से क्या होता था, चाहे वो मसाला रूट्स की बात हो रही, स्पाइस रूट जिसे कहते हैं, अभी आप बहुत दोबारा चर्चा में आया, तो इनके माध्यम से कनेक्टिविटी तय होती थी, मान लो समुद्रों के माध्यम से। तो साउथ इंडिया से यानी दक्षिण भारत से मसाला रूट, जैसे अभी आपने देखा कि फिर से वो जो है वो हरमुज से होते हुए और अब वो पूरे जो है यूरोप तक जाएगा, भी आपने G20 में देखा। तो वापस भारत उसको क्या कर रहा है, मसाला रूट को यानी स्पाइस रूट को वो लेकर आ रहा है। अगला है कंट्रीब्यूशन टू द कल्चरल एस्पेक्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत के विकास में जलवायु बहुत महत्वपूर्ण होती है, कल भी मैंने इस पर डिस्कशन किया था, क्लियर है। तो रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक विश्वास क्या होंगे, किस तरह के धार्मिक विश्वास होंगे, किस तरह की चीजें करेंगे। दूसरा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। सबसे महत्वपूर्ण संस्कृतियों का जो प्रभाव होता है वो कला और वास्तुकला पर होता है। किस तरह, कल जैसे मैंने बात किया कि साउथ इंडिया के मंदिर आपने देखा कि वो शिखर के रूप में क्यों होते हैं, क्योंकि वहां की जलवायु, वहां का पानी बरसना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो ये सारी चीजें अपने जो कल्चर होता है अपने क्लाइमेट को अडॉप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है। उसी रूप में कला और जो वास्तुकला है उसका विकास हो जाता है, ठीक है। तो ये कल भी मैंने